मैं एक यादव बिरादरी से था, ओबीसी से था और वहां के लोग जनरल के थे, जिसकी वजह से मतलब जाति बिरादरी का भी थोड़ी बहुत भेदभाव यानी वो भी झेलना पड़ा। जहां पे आज से पहले कोई है ही नहीं वैसी जगह पे शुरू करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अंधों के बीच में काना राजा। परिवार के डर से मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब समझिए कि कहते हैं ना कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। एक तो लड़का उतना दूर से आया, दूसरी बात भरोसा कैसे कर ले आप पे, तीसरी बात रात के 11 बजे के टाइम आप बैठा के पता नहीं कितने कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसको पा के दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से है दम तुझमें तो उसको मिटा के दिखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश यादव, मैं आजमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी से छोटे से गांव से रहने वाला हूं और आज मुझे मौका मिला है अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपनी स्ट्रगल की कहानी इस जोश माटी के यूट्यूब चैनल पे सुनाने का। काफी जबरदस्त मेहनत करने के बाद आज ये मुकाम हासिल हुआ है। तो आज तक हमारी पूरी कहानी कहीं भी नहीं है। आज पहली बार आपको सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार से मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं। मेरे यहां 40 से 50 स्टाफ काम करते हैं। हर महीने 100 से ज्यादा स्टूडेंट ट्रेनिंग लेकर के अपनी जिंदगी को बनाते हैं। इन्हीं सबका पूरा विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो मेरा जीवन स्टार्ट होता है सन 1993 ईस्वी में, जब मेरा जन्म हुआ आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव में, वहां से स्टार्ट होता है। और उसके बाद मेरे परिवार की स्थिति कुछ ऐसी रही, मतलब मेरे पिताजी बहुत पैसे कमाते थे लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं था। मतलब गलत संगत की वजह से वो जो पैसे थे ना वो सब बर्बाद होते जा रहे थे और पारिवारिक स्थिति काफी नीचे गिरती हुई जा रही थी, काफी नीचे गिरती हुई जा रही थी, जिसको संभालने वाला कोई और नहीं था। तो इन सब घटनाओं से गुजरते हुए बचपन में जैसे मम्मी को परेशान किए जाना, और अगर मैं अपने बारे में और भी बता दूं तो मैं अपने घर में अकेला हूं। मेरी एक सिस्टर है और मैं हूं, बस दो ही लोग हम लोग परिवार में थे। सिस्टर की शादी बहुत पहले हो चुकी थी और मैं उसमें छोटा था। तो पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो मेरे परिवार की स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। मतलब जैसे मेरे मम्मी को बहुत ज्यादा सताया जाना और जैसे चाचा चाची दादी, मतलब इन लोगों के द्वारा काफी अधिक सताया जाने लगा और परिवार में कोई था नहीं और मैं बहुत छोटा था उस समय। मतलब मैं समझिए कि अभी लगभग 10-12 साल की उम्र में था और जब से मैंने होश संभाला मेरे पिताजी कभी भी मम्मी से बोलते नहीं थे। मतलब इससे यह पता चलता है कि वो उनसे प्यार ही नहीं करते थे, मतलब उनका उनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। और इसका मेन कारण था कुल मिला के पैसा, जो कि आज के टाइम में उनकी स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है। और इन सब बातों की वजह से परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, जैसे कि रोटी वगैरह जो हम लोग खाते थे, मतलब गिन के रोटी मिलती थी। जैसे 3 रोटी अगर मम्मी को मिल रही है तो 3 ही मुझे दिया जाता था। और इसकी वजह से यह होता था कि मतलब अगर मैं उस समय अगर 10-12 साल का हूं तो 3 रोटी से ज्यादा खा सकता था लेकिन पेट नहीं भरता था, जिसकी वजह से जो 3 रोटी मम्मी को दिया जाता तो वो बचा के रख लिया जाता था। और वो मम्मी मेरी कहीं पे जैसे बक्से में या किसी झोले में ऐसी जगह पे चुरा के रखना पड़ता था कि आएगा स्कूल से तो खाएगा। और मैं गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और उस समय सोचिए कि रोटी का जब ये हाल था तो मेरे लिए जो पहनने के लिए कपड़े था ना वो भी नहीं हुआ करते थे। मतलब ये जो कपड़े मैं पहनता था ये मेरी बुआ के यहां से आते थे और उन्हीं कपड़ों को पहन करके मैं स्कूल जाता था। ड्रेस तो कभी हुआ ही नहीं और उन्हीं कपड़ों को पहन करके मैं स्कूल भी जाता था। और जैसे गांव में रहना, लुंगी पहनना, तौलिया पहनना, इन सब के साथ जिंदगी बिताया कुछ इस तरह से। और उसके बाद जब मैं 9वीं 2009 में हाई स्कूल की परीक्षा पास किया, गांव के ही प्राइमरी स्कूल से पहले तो 5वीं तक पढ़ा और उसके बाद 6वीं से 12वीं तक अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल से वहां से पढ़ाई किया। उसके बाद तो जब मैं 2011 में इंटर पास किया उसके बाद बीए में एडमिशन करवाना था और बीए में मेरा एडमिशन हुआ फर्स्ट ईयर में किसी भी तरह से थोड़ा पैसा जमा करके। उसके बाद कहानी कुछ ऐसी हुई कि जब मेरा बीए फर्स्ट ईयर हो रहा था ना, उसी समय स्कूल में, मेरे कॉलेज में किसी कारण से मेरे एक स्टूडेंट, एक दोस्त ही था समझिए, और उससे लड़ाई हो गई। और लड़ाई इतनी जबरदस्त, इतनी भयंकर रूप से हो गई कि वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे निकाल दिया स्कूल से। मतलब उनको ये लगा कि ये लड़का अगर हमारे स्कूल में रहता है तो हमारे पूरे स्कूल का माहौल खराब कर देगा, पूरे कॉलेज का माहौल खराब कर देगा, जिसकी वजह से उस मैनेजर ने मुझे उस स्कूल से निकाल दिया। अब हुआ ये कि जब वहां से मैं निकाला गया तो ये बात मैं अपने घर पे तो बता नहीं सकता। अगर घर पे बताऊंगा तो परिवार के सारे लोग पहले से ही खफा है और भी खफा हो जाएंगे, स्कूल जाना मना कर देना या फिर कहीं भगा देना या कमाने भेजना, ऐसी स्थिति आ सकती थी। जिसकी वजह से परिवार के डर से मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। अब सन 2011 में ही मेरे एक रिश्तेदार के घर नया स्कूल खुलता है, मतलब मेरे दीदी के घर। वहां पे उन्होंने स्कूल खुलवाया नया 8वीं तक।
और मैं उस स्कूल में जाकर के 8वीं तक का सब्जेक्ट में संस्कृत पढ़ाने लगा। मतलब समझिए कि यहां से तो मैं निकाल दिया गया और घर से मैं ये बोल दिया कि मैं अब जा रहा हूं वहां पे पढ़ाने के लिए, मतलब वहां जाऊंगा तो कुछ काम करूंगा और काम करके हो सकता है कुछ पैसे में मिले। तो मैं वहां चला गया और वहां जाकर के मैं संस्कृत पढ़ाने लगा और 8वीं तक के बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाता था उस टाइम में, मतलब 2011 में। और जब मैं 8वीं तक संस्कृत पढ़ाया उसके बाद 2011, 2012, 2013 और 2014 4 साल मैंने वहां पे पढ़ाया, 11 से लेके 14 तक। और पढ़ाने के बाद अब उसी टाइम हुआ ये कि आजमगढ़ जिले में एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है 2014 में और मेरा एक दोस्त वहां पर एडमिशन ले लेता है। उसके बाद उस दोस्त को मतलब उस इंस्टीट्यूट का ऐसा ऑफर था कि अगर आप कोई एक एडमिशन करवाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा, या 500 रुपए का कह सकते हैं कि कमीशन के रूप में दिया जाएगा कि हाँ आपने एक स्टूडेंट लाए। तो ऐसा जानते हैं कि आज के टाइम में हर जगह ही होता है कि आप कहीं कमीशन के बेस पे काम करते हैं। तो इसी चक्कर में मेरा एक दोस्त था, वहां पे उसका एडमिशन हुआ और उसने मेरे यहां बार बार कॉल करने लगा कि राजेश भाई आ जाओ यहां पर, और यहां से हम लोग एसी सीखेंगे और साथ में चलेंगे कहीं विदेश या कहीं बाहर चलेंगे, या इसमें लाइफ बहुत अच्छी है, या इसमें रास्ता बहुत अच्छा है, आगे का भविष्य बहुत उज्जवल बन सकता है हम लोगों का, मतलब जो लाइफ हमने पीछे देखी है उसको नहीं देखना पड़ेगा। इसी के चक्कर में जो मेरा दोस्त था वो कई बार फोन करने लगा, तो ना चाहते हुए भी मैं भी वहां पे आया। कारण ये भी था कि मेरा भी इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक चीजों में बचपन से ही था। मतलब जब मैं छोटा था और पुराने समय में जब रेडियो हुआ करती थी ना, उस समय मैं रेडियो भी बनाता था, टीवी बना लेता था, और जैसे सीडी डीवीडी उस टाइम में आती थी तो मैं उन सबको रिपेयर कर लेता था बिना कहीं सीखे। और एक छोटा सा मतलब समझिए कि इंटर पास करके तुरंत, और मैं उस टाइम में ये सब करता था। और आज के टाइम में इंटर पास करने वाले लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, इंटर पास जब मैं किया था तो बहुत छोटा था और उस टाइम में मैं ये सब इलेक्ट्रिक चीजों का रिपेयर करता था। मैं अपने घर में एक बैग रखा करता था जिसमें सोल्डर आयरन ये सारी चीजें रखा करता था। मेरे घर में जो मड़ई थी, मड़ई के यहाँ एक बल्ब लगाया हुआ था, उसमें टेप वगैरह में बजाता था। लाइट नहीं रहती थी या लाइट जब आ जाती थी ना तो बल्ब नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था, जिसकी वजह से मैं तार को छू के भी चेक कर लेता था, अच्छा हाँ लाइट आ गई है, इससे मुझे पता था अच्छा लाइट आ गई है। मतलब समझिए इलेक्ट्रिक चीजों में इंटरेस्ट तो काफी था। लेकिन अब वहां पर मुझे एक बार मौका मिला और मैं आया, वहां पर एडमिशन लिया 2014 में। और जब एडमिशन लिया 2014 में तो क्लास करना स्टार्ट किया। शुरू में मेरे पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं दीदी के घर रहता था और वहीं से 500 रुपए लेकर के आया और मात्र 500 रुपए जमा किया इंस्टीट्यूट में, और वहीं पे जमा करके 500 रुपए में ही एडमिशन करवा लिया। अब 500 रुपए तो जमा हो गए, एडमिशन भी करवा लिया, क्लास करना स्टार्ट करना था। वहां पे 2 घंटे का क्लास डेली का था। अब 2 घंटे क्लास करके बाकी टाइम में करूंगा क्या? तो ये सोच करके मैं उनके साथ रहने लगा, जो वहां के मैनेजर थे उनके साथ रहता था। मतलब वहीं पे 2 घंटे का क्लास करना, उसके बाद भी उनके साथ रहना, जैसे उनके इंस्टीट्यूट का प्रचार करना, उनके ऑफिस का मैनेजमेंट देखना, उनके टीचरों को देखना, या उनका कोई भी स्टाफ अगर कभी नहीं आता है तो बाकी टाइम में उन बच्चों को भी डील कर लेना। ये सारा काम मैं करना वहीं से शुरू कर दिया और उनके साथ। और जो 500 रुपए मैं जमा किया था ना, आज तक उसके बाद मैंने कभी वहां पे फीस नहीं जमा की। और इसका कारण था कि मैं उनके साथ इतना प्रचार करता था, इतना मेहनत करता था। मतलब 7 बजे से 9 बजे तक का मेरा 2 घंटे का क्लास था, लेकिन मैं वहां 5 बजे शाम को घर आता था। मतलब 7-8 घंटे एक्स्ट्रा दे करके वहां पे आता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ यूं कि जब मैं वहीं पे ज्यादा टाइम देने लगेगा तो ये जो 1 साल का कोर्स था, मतलब 1 साल में सीखी जाने वाली चीजें थी, उसको मैंने लगभग 1 महीने में बहुत कुछ सीख लिया। और टीचर की जो क्वालिटी होती है, अध्यापक की जो क्वालिटी होती है कि बच्चे को किस तरह से पेश आना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से उनका क्लास चलाना चाहिए, कैसे पढ़ाएं कि उनको समझ में आए, ये चीजें मैंने 2011 से लेकर 14 तक काफी सीख लिया था। मतलब बच्चों के सामने बोलना कैसे है ये बात मैंने पहले सीख ली थी। बस अब यहां मुझे सीखना यही था कि बोलना क्या है। और यहां पर आकर के मैंने जो टेक्निकल स्किल सीखी वो चीजों को पता चला कि अच्छा ये बोलना है। बाकी चीजें पढ़ाने का अनुभव तो पहले से ही था, तो मैंने यहां पे बोलना स्टार्ट किया। और वही चीजें सेम जब मैं वहां पढ़ता था, सुबह 2 घंटे पढ़ना और बाकी टाइम में 2 बैच पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले 2 बैच पढ़ाया, फिर 3 बैच पढ़ाया, फिर 4 बैच पढ़ाया। बैच का मतलब एक बैच 2 घंटे का हुआ करता था। एक ही चीज को एक ही दिन में 4 बार पढ़ाना, मतलब समझ रहे ना। इससे ये हुआ कि एक्सपीरियंस इतना तगड़ा हुआ, मतलब माइंड में पूरा घर कर गया। और इस लेवल का घर कर गया ना कि अगर मैं नींद में बोलूं तो भी कोई वर्ड गलत उसमें नहीं हो सकता। मतलब संभव ही नहीं था कि हो सकता है। इस प्रकार से मेरी स्पीड थी, इस प्रकार से एनर्जी थी, और आवाज और जोश और मेहनत तो उसमें काफी थी। अगर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखेंगे जो कि लगभग 2016 की होगी, उसमें देखेंगे तो कहानी आपको समझ में आएगी कि वो कैसी थी। और उसके बाद जब मैं वहां पे पढ़ाना शुरू किया तो काफी स्ट्रगल करता रहा। शुरू में लगभग 6 महीने तक
मुझे वहां से कोई भी पेमेंट नहीं मिली और मैं जीरो बैलेंस पे वहां पढ़ाता रहा। बस बात यह थी कि मेरा इंटरेस्ट इन टेक्निकल चीजों में था और मेरा लगन था इन टेक्निकल चीजों में, जिसकी वजह से मैं वहां पे मेहनत करता गया। और बाकी जब 6 महीने बीते तो उन्होंने मेरी पेमेंट स्टार्ट किया और शुरुआती जो मेरी पेमेंट थी वहां 3,000 रुपए थी, जो कि 10 घंटे का ड्यूटी था। मतलब सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक की मेरी टाइमिंग थी। सुबह 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5, ये मेरे बैच थे और इनको मैं पढ़ाता था, जिनकी मेरी पेमेंट थी मात्र 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाते गया और जब 2016 लगभग आया तो मेरी पेमेंट उस समय 4,000 रुपए हुई थी, मतलब 14 टू 16, और 2 साल बाद मेरी पेमेंट 4,000 रुपए हुई और हर 2 साल में वहां की जो पेमेंट बढ़ाई जाती थी 1,000 रुपए। और इस तरह से 2016 आया और 16 में मुझे इंटरेस्ट जगा और मैं आईटीआई भी किया। 2014 में आईटीआई का एडमिशन करवा लिया और 16 में मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ। और वो जो मेरी 3,000 रुपए की पेमेंट थी ना, उससे एक और भी चीज आपको बताता हूं कि जो 3,000 रुपए वाली पेमेंट थी उससे मैंने पैसे जुटा जुटा के परिवार में भी 1,500 रुपए इसमें से देने लगा, ताकि परिवार का खर्च, मेरी मम्मी का जैसे कपड़ा धुलना, सरफ वगैरह, ये सारे काम भी हो सके। और 1,500 रुपए बचा बचा के मैं एक लैपटॉप खरीदा था, जो कि मुलायम सिंह योजना के अंतर्गत दिया जाता है। वो लैपटॉप मैंने खरीदा था 10,000 रुपए में। अब सोचिए कि 1,500 रुपए जुटा के मैंने 10,000 रुपए का लैपटॉप खरीदा था। और जब मैं पहली बार 10,000 का लैपटॉप खरीदा, मेरे परिवार के लोग काफी नाराज हो गए थे। मतलब ये क्या कर दिया, अरे 10,000 रुपए रहे होते तो हो सकता है कुछ और काम हो जाता, 2-4 दिन खाने के लिए आ जाते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे इंटरेस्ट था, मुझे लगन थी, मैंने अपने खाने में से बचा करके उसको खरीदा था। अब मेरा टेक्निकल चीजों में भी इंटरेस्ट बढ़ता था। जैसे यूट्यूब आया 2016 में, जब जियो आया तो ये भी काफी हमें फोकस किया। और जियो के न आने, जब तक वो नहीं आया था, जिस टाइम में रिचार्ज हुआ करता था 149 रुपए में लगभग 1 जीबी 30 दिनों के लिए, उस टाइम भी मैं रिचार्ज करता था 149 रुपए का पर डे। अब आप सोचेंगे कि पर डे 149 रुपए का रिचार्ज करने वाला आदमी या बिना पैसे के गरीब कैसे हो सकता है। तो इसका कारण यह था कि जो टेक्निकल स्किल थी ना, जैसे यमसेंट, पेटीएम, ट्रू कॉलर, कुछ लोग ट्रू बैलेंस, ऐसे ऐप आया करते थे जिसको मैं चलाता था और इनसे पैसे कमाता था। और एक दिन में अगर मैं 1 जीबी या 1.5 जीबी खर्च कर देता था 150 रुपए का रिचार्ज, तो कम से कम 600-700 रुपए में उससे कमा लिया करता था। उस समय मैं इतना कमा लिया करता था कि अपने मोबाइल का खर्च तो कम से कम अपने आप देख ही सकता हूं। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। और जब 2016 के बाद मैं पढ़ाता गया, 2017 आया, 2018 आया, तब मेरे माइंड में एक बार आइडिया है कि क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूट खोला जाए, क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जाता। और वहां के जो स्टाफ थे या जिस मैं इंस्टीट्यूट में था, मैं एक यादव बिरादरी से था, ओबीसी से था और वहां के लोग जनरल के थे, जिसकी वजह से मतलब जाति बिरादरी का भी थोड़ी बहुत भेदभाव, यानी वो भी झेलना पड़ा कि अरे ये तो ऐसा है, तो कुछ वर्डों को भी सुनना पड़ा, जिसके कारण और इसके वजह से मुझे क्या हुआ कि एक बार आया कि क्यों नहीं मैं अपना खोलता, या जितना मेहनत मैं करता हूं आज के टाइम में, पिछले 4 साल में यहां पे मेहनत करके जितना मैंने सीखा, क्यों नहीं उस स्किल को और आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने इंस्टीट्यूट खोलने का प्लान बनाया। और जब मैं सोचा कि इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात कि जब मैं इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, वहां के जो मैनेजर थे, काफी दोस्ती थी समझिए, और उनसे मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूं। अगर शुरुआती में रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी ब्यौरा होता है तो मैं आपके ही नाम से इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करना चाहता हूं, जिससे आपके नाम का भी प्रचार होगा और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और पहले 4 साल से जुड़ा था और ये नाम आगे भी जुड़ा रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ, उन्होंने उस टाइम तो हाँ कर दिया और उनको ऐसा लगा कि नहीं ये खोलने वाला तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं इंस्टीट्यूट खोलना, लेकिन हाँ अगर बोल रहा है तो चलिए हाँ कर देता हूं, ताकि ये मैनेज तो कम से कम रहे। मतलब माइंडली समझिए, माइंड के तौर पर उन्होंने बस हाँ बोल दिया और मैंने इंस्टीट्यूट का पूरा प्रोग्राम तैयार किया। प्रोग्राम का मतलब कुछ नहीं था मेरा कि बस मेरी शादी 2016 में हुई थी और उसी की वजह से मुझे एक बाइक मिली थी और उसी बाइक से मैं जाकर के इंस्टीट्यूट आजमगढ़ जिले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे स्टार्ट किया। और मेरा यह मानना था कि अगर मैं आजमगढ़ में इंस्टीट्यूट स्टार्ट करता तो पहले से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो कहां जाएंगे। मतलब वो तो इतने बड़े लेवल पे घेर के बैठे हुए हैं कि छोटे का तो पता ही नहीं चलता। मेरा मानना है कि या तो आप किसी काम में या द नंबर 1 या द ओनली 1, यानी या तो आप अकेले हो या सबसे ऊपर आप हो। इस तरह की सोच मेरी थी और मैंने यह सोचा कि क्यों नहीं किसी ऐसे मार्केट में चलूं जहां पे आज से पहले कोई है ही नहीं, जहां पे आज से पहले कोई है ही नहीं, वैसी जगह पे शुरू करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अंधों के बीच में काना राजा, मतलब वहां कोई नहीं था तो मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ। और जब मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ तो मैंने उद्घाटन के दिन स्टार्टिंग में ऐसा तरीका अपनाया कि उद्घाटन के दिन 20 छात्रों का प्रवेश निःशुल्क कर दिया, जिसकी वजह से मेरे यहां स्टूडेंट आने लगे। तो इंस्टीट्यूट मेरा अब स्टार्ट हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों,
इंस्टीट्यूट खोलने के पीछे जो स्ट्रगल था ना, उसके पीछे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि जब मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा था, 21 मई 2018 डेट पड़ी और यही डेट मेरी इंस्टीट्यूट के स्टार्टिंग की पड़ी और इस डेट के लिए मैंने 10 मई को एक रूम बुक किया और उस रूम के सामने एक 4x6 का बोर्ड लगा के टांग दिया और उस इंस्टीट्यूट के नाम से टांगा जिसमें मैं पहले पढ़ाता था। अब उस इंस्टीट्यूट के जो ऑनर थे, जो मैनेजर थे, जब उनको पता चला कि अरे ये तो बोर्ड भी टांग दिया, मतलब सच में इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा है, तो उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा एक तरह से। और फिर वो उस मार्केट में गए जहां मेरा इंस्टीट्यूट खुल रहा था और वहां पर जाकर के जो रूम मालिक थे उनको भटकाना या फिर और भी आस पड़ोस की जो दुकानें थे उनको भटकाना, मतलब ये तो गलत कर रहा है, यहां पर देखिए इसको मैंने ऑथराइज नहीं किया है फिर भी ये यहां पे ओपन करने जा रहा है, जबकि उन्होंने मुझसे बोला था। सिर्फ उनके बोलने की वजह से मैंने बोर्ड टांग दिया था, मैंने उससे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया था, किसी भी प्रकार का मैंने वहां से सर्टिफिकेट नहीं लिया था, सिर्फ उनके कहने पर बोर्ड लगा के टांग दिया। अब हुआ यह कि 3-4-5 दिन और बचता है, लगभग 16 मई 2018 को उन्होंने मुझसे पर्सनली मिल करके कहा कि राजेश आप वहां पे इंस्टीट्यूट नहीं स्टार्ट कर सकते और मेरे नाम से तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट कर सकते। मतलब हमने कहा सर आपके नाम से नहीं स्टार्ट कर सकते, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपना क्यों नहीं स्टार्ट कर सकता हूं। बोले कि तब कर लीजिए आप। मतलब समझिए कि एक तरह से गुस्से की बात थी, मतलब चैलेंज देना कि तब कर लीजिए आप। फिर मेरे भी मन में आया क्यों नहीं स्टार्ट करता हूं। और उस समय जो भी मैं 10-15 हजार रुपए लगभग लेके आया था अपनी दीदी के घर से, फिर मतलब उस समय मैं वहां भी पढ़ा था तो भी दीदी से संपर्क था और 10-15 हजार रुपए लेकर के आया था, जिसकी वजह से मुझे वहां पे काम करवाना था, जैसे कोई फ्लैक्स लगवाना, बोर्ड लगवाना या कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह, ऑफिस के लिए कुर्सी या काउंटर की जरूरत थी। मैंने सोचा कि ये सब कर लूंगा 15 हजार रुपए में, लेकिन नहीं हो पाया। जब उन्होंने मना कर दिया तो मैंने वो सारे पैसे इन्वेस्ट करके अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसी समय। मतलब समझिए कि कहते हैं ना कि बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे, मतलब उस समय में उन्होंने इतना बिखेर दिया कि मतलब वो सारे पैसे लगा के मैंने कहा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन हो जाए, मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दूं, बाकी इंस्टीट्यूट बने या ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी समय जहां पे मैं पहले पढ़ाता था, मतलब जहां संस्कृत पढ़ाता था 2014 तक, वहां से कुछ मेज ब्रेंच लेकर के आया और क्लास सीधे स्टार्ट कर दिया और उद्घाटन के दिन तो 20 छात्र हमारे फ्री थे और 20 छात्रों में से 7 एडमिशन पहले दिन हो गया, जिनको लेकर के मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। अब उन बच्चों के द्वारा जो भी उसके बाद एडमिशन होते गए, 500-700 रुपए जो कुछ भी आते गए, मैं इंस्टीट्यूट के अंदर इन्वेस्ट करता गया। जैसे कभी कोई लड़का एडमिशन करवा लिया, 500-700 रुपए दे दिया, एक बोर्ड ला के टंगवा दिया, उसके बाद कुछ हो गया, ऐसे ला करके धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूट को मैंने बनाने लगा। और 2018 में ही मैं यूट्यूब चैनल का भी स्टार्ट करता हूं, यानी कि 2016 में मैंने यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें वीडियो कम पड़ रही थी। 2017 में मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किया, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू किया और थोड़ा सा मेहनत करना शुरू किया। और इस बीच में ना कुछ लोग ऐसे भी मिले मुझे कि अच्छा आपके कितने चैनल के सब्सक्राइबर हैं। मैंने बोला अरे अभी तो मेरे पास 250-250 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। कितनी वीडियो डाल दी है? वीडियो तो लगभग मेरी पड़ चुकी है 300 के करीब। अच्छा 300 वीडियो में 250 सब्सक्राइबर। और कुछ लोग मिले, अरे मैं तो 2 वीडियो डाला हूं, 500 सब्सक्राइबर मेरे। कहे हो सकते हैं सर आपके, कोई बात नहीं है, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आगे मेरे भी होंगे। ऐसी स्थिति को भी झेलना पड़ा। लेकिन 2018 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मेरा पूरा फोकस इंस्टीट्यूट के प्रति और मेरे यूट्यूब चैनल के प्रति हो गया। मतलब और कोई काम ही नहीं बचा मेरे जिम्मे दूसरा। और यूट्यूब चैनल बनाते समय ना, यूट्यूब वीडियो बनाते समय, रिकॉर्ड करते समय, जब मेरे पास कैमरा स्टैंड या माइक ये सारी कुछ नहीं हुआ करती थी, मोबाइल से जब शूट हुआ करती थी, तो मैं अपनी वाइफ, मतलब मेरी जो पत्नी है, उनसे मैं मोबाइल को पकड़वा करके और वीडियो को शूट करवाता था। मतलब समझिए वो मेरा कैमरा स्टैंड थी, समझ रहे हैं ना, वो मेरा कैमरा स्टैंड थी और वो मेरी मोबाइल को पकड़ती थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बनाता था। हर वीडियो का जोश देखेंगे ना कुछ इस लेवल का दिखेगा आपको, जैसे लगेगा अरे भाई कम चिल्ला। ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं, भाई थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा आराम कर ले यार, इस तरह के कमेंट उसमें आने लगे। और इस तरह से मैंने मेहनत किया और 2018 में मेरा चैनल लगभग थोड़ा सा ग्रोथ पकड़ा, मतलब लगभग 25-30 हजार के करीब सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद 2019-2020 में मेहनत करता गया और 20 से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मतलब समझिए कि 17 से मेहनत करना स्टार्ट किया, लगभग 400 के करीब वीडियो हो चुकी थी, 2020 में जाकर के चैनल मोनेटाइज हुआ। अब 2020 में जब मोनेटाइज हुआ तो एक खुशी अलग ढंग की, चलो भाई चैनल मोनेटाइज हो गया, अब इससे भी पैसे आ सकते हैं, मतलब इससे भी पैसे कमाए जा सकते थे। मतलब इलेक्ट्रिक चीजों में देखिए, ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट पहले से था और इसी वजह से यूट्यूब पर भी आया और काफी मेहनत करते गया, वीडियो अपलोड होती गई। और अपलोड वही टेक्निकल चीजें जैसे एसी, फ्रिज, वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, गीजर, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, आरओ, इन सब चीजों की वीडियो अपलोड हुआ करती थी। और इस पे जब व्यू नहीं आते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है या दुनिया ये सब चीजें क्यों देखेगी।
और आज भी वास्तविकता यह है, ये जो टेक्निकल चीजें इसको सिर्फ या तो मिस्त्री आदमी देखता है या वो देखता है जो मिस्त्री बनना चाहता है। हर कोई इसको नहीं देखता। आज के टाइम अगर कोई ब्लॉगर वगैरह है ना, देखेंगे ढेर सारे लोग पहचानते हैं उसको, लेकिन मिस्त्री को कौन पहचानता? हर मिस्त्री केवल पहचान सकता है, मतलब जो टेक्निकल कामों में इंटरेस्टेड हो। अब हुआ ये कि 2020 में मेरा YouTube चैनल ठीक ठाक चलने लगा, थोड़ा सा ग्रोथ करने लगा, तब जाकर के मैंने पहला फोन Redmi 6 खरीदा था, मतलब अपने पैसा के। इससे पहले मतलब जैसे बीवी के जो भी पैसे मिले उनके पैसे से खरीद लेना मोबाइल, या इन सब कामों से मेरा काम चलता था, ऐसे मोबाइल खरीदता था। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैंने पैसे देकर के मोबाइल खरीदा तो 2020 में खरीदा, और उसके बाद फिर Redmi 7 एक मोबाइल खरीदा, और उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में मेरे पास कोई भी काम नहीं बचा, पूरा इंस्टीट्यूट में बच्चे नहीं आते थे, पूरा दुनिया समझिए कि बंद था, एक तरह से समझते ही हैं। और जब सब कुछ बंद था, उस बीच में मेरे पास कोई काम नहीं रहता था। मेरा इंस्टीट्यूट घर से 25 किलोमीटर दूर था, वहां पर मैं डेली जाके आ भी नहीं सकता था। इसकी वजह से एक बार ऐसा हुआ ना दोस्तों कि मैं उस इंस्टीट्यूट में गया और वहीं पे जाके रुक गया लगभग 15 दिन, और इंस्टीट्यूट के अंदर 15 दिन का सामान वगैरह रख के बाहर से दरवाजा बंद करके 15 दिन अकेले एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर बंद होकर के पूरी मेहनत करता रहा। मतलब समझिए फुल टाइम 24 घंटे उसी में नहाना खाना सारी क्रियाएं सब कुछ। मतलब इंस्टीट्यूट के बाहर जो मार्केट थी वहां के लोगों को नहीं पता चला इसमें कोई रहता है कि नहीं रहता है, इस लेवल का। बस घर पे थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था, बाकी 15 दिन वहीं पे जाकर के रुक गया और उसी समय मेहनत करता रहा, क्योंकि घर आ भी तो नहीं सकता था। रास्ते में बहुत सारी समस्याएं होती थी, समझ ही रहे, लाठी भांजना ये सब हो रहा था उस समय, तो घर आ भी नहीं सकता था। और उस समय चैनल जब ग्रोथ किया, जब एक वीडियो मेरी पहली वायरल हुई कि हाउस वायरिंग 6 तरीके से, एक ही वायरिंग 6 तरीके से कैसे कर सकते हैं। मतलब समझिए कि किसी एक वायरिंग को कोई मिस्त्री अगर बता सकता है तो एक तरीके से, 2 तरीके से, लेकिन एक ही वायरिंग को मैंने 6 तरीके से बताया। और पहली वीडियो जब मेरी वायरल हुई तो लगभग 400 वीडियो पड़ी हुई थी। और समझिए कि ये जो वीडियो वायरल हुई ना, ये पीछे जो 400 वीडियो थी उनमें से 10-15 वीडियो को लेकर के साथ में वायरल चलने लगी। मतलब एक साथ, और एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। मतलब पता ही नहीं चला अरे यार ये क्या हो रहा है। और मेरी जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो पहले महीने से ही पेमेंट तो वैसे आना स्टार्ट हो गई, और उस समय की जो ग्रोथ पकड़ी, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे करके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे मेरे। 2 लाख 3 लाख का मतलब ये टोटल की बात कर रहा हूं, मतलब इतना पर मंथ नहीं है। और इस हिसाब से उस तरह बढ़ने लगे। और उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे करके खत्म हुआ, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरे पास इंस्टीट्यूट जो था उसमें बच्चे नहीं आते थे। अब समझ रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद सारे स्कूल कॉलेज की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि उसमें बच्चे नहीं आते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और ये हम लोगों का जो कोर्स है ये कोई जरूरी कोर्स नहीं है। मतलब इसको आदमी जैसे हाई स्कूल इंटर होता है ना, तो लोग समझते हैं ये पढ़ना मुझे जरूरी है, लेकिन ये जो टेक्निकल स्किल की चीजें इसको लोग जरूरी नहीं समझते। अगर इसको भी जरूरी समझे तो उनका जिंदगी बन सकता है, लेकिन इसको लोग जरूरी नहीं समझते, इसलिए उसमें स्टूडेंट आना बंद हो गए, एक तरह से बोल सकते हैं। मतलब उसमें बच्चे आते ही नहीं थे। लॉकडाउन के बाद 1 महीने तक हमने इंतजार किया, जब बच्चे नहीं आए तब देखा कि ये जो हमारा यूट्यूब है ना, चलिए इसका भी कुछ फायदा लिया जाए। और हमने यूट्यूब पर तब तक कोई भी नंबर कहीं भी लॉन्च नहीं किया था। पहली बार नंबर लॉन्च किया और बोला कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्लास स्टार्ट हो चुका है। 1 साल का जो कोर्स था उसको हमने 1.5 महीने में कवर किया। मतलब 2-2 घंटे की क्लास हुआ करती थी, लेकिन 2 घंटे की बजाय हमने 6 घंटे का क्लास करके 10 बजे से 4 बजे तक एक स्कूल की तरह उसको क्लास स्टार्ट किया, और 10 बजे से 4 बजे तक की ट्रेनिंग दे करके 2 महीने में उस कोर्स को हमने कंप्लीट करने का प्लान बनाया। कि क्यों नहीं, जो बाहर से बच्चे आएंगे वो तो यहां ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते, तो उनकी परेशानियों को देखते हुए अपने आप को उसमें मैनेज किया। और जब वहां पर मैनेज किया तो पहले ही बार जब मैंने लॉन्च किया ना, तो पहले ही बैच में मेरे स्टूडेंट, लगभग नवंबर 2020 की बात होगी, नवंबर 2020 या नवंबर 2021 की बात है, नवंबर महीना था, इतना क्लियर है। अब उस समय पहले ही बैच में 10 बच्चों का एंट्री हमने लिया था। केवल एक बैच में 10 बच्चे पढ़ सकते हैं, और जब लिया तो पहला शुरुआती बैच था। आजमगढ़ जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। ढेर सारी समस्याएं आती थी, जैसे कोई लड़का रात के टाइम में आया बाहर से, बाहर का मतलब समझिए राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसी ऐसी जगहों से बच्चे आते थे। और जब बाहर के बच्चे आए तब वहां से जाकर के उनको रेलवे स्टेशन से रिसीव करके ले जाना। 11 बजे आ गया, अपने पास केवल एक बाइक है और उस पर बैठा करके जब हम 25 किलोमीटर दूर लेके जाते थे ना, एक तो लड़का उतना दूर से आया, दूसरी बात भरोसा कैसे कर ले आप पे, तीसरी बात रात के 11 बजे के टाइम आप बैठा के पता नहीं कितनी दूर लेके जा रहे हैं।
ये सारी दिक्कतें होती थी और बच्चे बहुत परेशान होते थे। मैंने सिर्फ 2 बैच वहां पर चलाया जो 25 किलोमीटर दूर था, और 2 बैच के बाद फिर आया आजमगढ़ में, और जब दोबारा आया तो यूट्यूब के भी पैसे मेरे आने लगे थे, और उसके बाद बाहरी बच्चों को भी बुला के पढ़ाने लगा था। और फिर इंस्टीट्यूट इस लेवल का स्टार्ट किया कि समझिए पूरे जिले में नहीं, आज के टाइम की अगर मैं बात कर दूं, आजमगढ़ जिला नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे इंडिया के अंदर MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के जैसा आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पे उन सभी युवाओं से जो गांव से रहते हैं, कस्बे से रहते हैं, छोटी जगहों से रहते हैं, जिनको लगता है कि यहां तो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती और मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो सब कर सकते हैं। और उनके लिए मैं अपने अनुभव पे आधार पे बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ मेहनत करें। किसी भी प्रकार का सक्सेसफुल का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, बस मेहनत करिए। और जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो कोई काम नया नहीं करते, कोई अलग भी नहीं करते, बस वो अलग तरीके से करते हैं उसी काम को। तो हर काम को कुछ अलग तरीके से करिए। और हां, जीवन में ना एक दोस्त बना के रखिए जो आपके साथ हमेशा हो, हर दुख सुख में हो। अगर इस प्रकार का आपको दोस्त मिल जाता है तो आप और भी आगे जा सकते हो, जिस प्रकार से मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है जिसका नाम है आदर्श यादव। वो आज नहीं, जिस समय मैं साइकिल से चलता था, जब हम लोग एक सेकेंड हैंड साइकिल 1500 रुपए में खरीदने गए थे ना, तब भी वो मेरे साथ गया था। और आज हम लोग जब टाटा सफारी गाड़ी खरीदने जाते हैं, तब भी वो मेरे साथ जाता है। तो इस लेवल की एक दोस्ती भी बना करके रखिए। और आज मेरे गांव नहीं या मेरे इंस्टीट्यूट नहीं, मेरे दूर दूर के लोग जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, वो सारे लोग उसको मेरा दोस्त नहीं, उसको भाई समझते हैं। उनको समझ में नहीं आता ये सब दोस्त है कि भाई है। अगर वो किसी मार्केट में दिख जाए ना, अगर वो दिखा तो लोग मान लेंगे कि ये तो कहीं ना कहीं होगा, या अगर मैं दिखूं तो ये लोग ये मान लेते कि अच्छा वो भी तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा। तो इस प्रकार की दोस्ती अगर आपकी किसी के साथ है तो समझिए सक्सेस में आपका ये भी एक पॉइंट है। बाकी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, सक्सेसफुल का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस मेहनत करिए और सक्सेस हो जाइए।